गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं राकेश कुमार, एसएससी सीजीएल 2022 से सिलेक्टेड सीएजी पोस्ट पर, ऑडिटर इन सीएजी। तो इनसे एक बार इनकी जर्नी का पता करते हैं कि कैसे इन्होंने बिल्कुल कम टाइम में जो ऑडिटर की पोस्ट है वो प्राप्त की। तो नमस्कार सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राकेश सर। Hello, कैसे hello हो? everyone. And my name is Rakesh Kumar. I am selected as auditor in CAG in CTL 2022. राकेश सर, कहाँ से हैं आप? सर मैं हरियाणा में जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, मतलब कहाँ से आपका बैकग्राउंड रहा है, जो आपकी 10th 12th क्लास की? सर मैंने अपनी 10th सैनिक स्कूल से की है और 12th मैंने नॉन मेडिकल में सेम सैनिक स्कूल से की है। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन में बीए की है और फिर बीए के बाद मैंने अभी मतलब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ही लगा हूँ। आप इंग्लिश मीडियम से थे या हिंदी मीडियम से थे? नॉन मेडिकल था आपके पास, फिर आपने ये बोल रहे हो कि बीए की है, कोई स्पेसिफिक रीज़न इस चीज़ का? सर मेरा मीडियम इंग्लिश ही रहा है और मैंने मतलब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ही बीए को किया था। ऐसा कोई अलग रीज़न नहीं है, था ओनली फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन मैंने बीए किया। अच्छा अच्छा। फिर आपकी जर्नी कैसी क्या थी, मतलब आपने स्टार्टिंग से ही सीजीएल का पता चला था या सीजीएल का कहीं और से पता चला था, कैसे क्या कुछ रही थी आपकी जर्नी? पहले भी आपने कोई एसएससी का एग्ज़ाम दिया था? एक्चुअली मैंने यूपीएससी में एनडीए एग्ज़ाम से स्टार्टिंग की थी। अच्छा एनडीए मैंने 4 बार दिया है, 4 बार मेरा रिटर्न क्लियर है। अच्छा और एसएसबी में मैं एक बार इन हुआ था, मतलब रिकमेंडेड था, बट मेडिकल अनफिट के कारण फिर मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया। अच्छा। उसके मेडिकल बाद में फिर क्या था? मैंने मेडिकल? एनडीए का मेडिकल थोड़ा टफ होता है, तो उसमें मैं कोई इंजरी को लेके फिर उसमें उन्होंने टीआर दे दिया था और फिर फाइनली मुझे पीआर मिल गया था, परमानेंट रिजेक्शन। तो अच्छा अच्छा। इसलिए मैं एनडीए की रेस से बाहर हो गया था। अ, उसके बाद फिर मैंने एक एक बार सीडीएस का दिया है अच्छा। ओटीए के लिए। ओटीआई ओटीए का? में मेरा अच्छा स्कोर था, बट ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी ये आर्मी में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर उसके लिए ट्राई किया था, मतलब मतलब थोड़ा इन सा सीडीएस के जहाँ लिए पे थोड़ा क्वालिफाई बेटर। थे? सीडीएस क्वालिफाई था आपका? हाँ सर, आप ये सीडीएस। बोलना चाह रहे हो? हाँ, सीडीएस क्वालिफाई है मेरा। 2021 वाला जो फर्स्ट था वो मैंने क्वालिफाई किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद और फिर आप ऐसे यूपीएससी की साइड से, जैसे आप मेडिकली अनफिट हो गए, तो उसके बाद आपको एसएससी में आए हो आप लोग, तो एसएससी में किस तरीके से आपको कैसे पता चला कि भाई सीजीएल भी कुछ चीज़ होती है या एसएससी कोई लाइन है? क्योंकि आप तो सैनिक स्कूल से पढ़े हो, उसमें तो ऐसे कोई वो नहीं देते, उसमें तो डिफेंस का, आर्मी का ही बताते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स का ही बताते हैं ज़्यादातर। तो मुझे एसएससी की दुनिया में लाने वाले जो ये वीडियो कॉल वाले हैं यही हैं, जिन्होंने मुझे एसएससी सीपीओ और सीजीएल के बारे में थोड़ा बताया था कि मतलब ये थोड़ा इजी पड़ता है और मतलब ये डुएबल है। ये मतलब कि 1 डेढ़ साल में मतलब हो सकता है क्रैक। अच्छा अच्छा, मतलब तो इसमें फिर मैंने मेडिकल भी नहीं है, इस चीज़ के एसएससी। लिए बेनिफिट रहता है इसमें कि मेडिकल इतना हार्ड नहीं होता है इसमें? हाँ, मतलब सीपीओ में दिल्ली पुलिस और यहाँ थोड़ा मेडिकल का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा लो है तो फिर एज एसएससी का कम्पेयर टू एनडीए फर्स्ट, अच्छा सीडीएस। अच्छा अच्छा। फिर जो एसएससी का पहला एग्ज़ाम था वो कौन सा दिया था आपने? मैंने एसएससी में सीजीएल 2021 का दिया था। अच्छा उसमें मैंने प्री क्वालिफाई किया, 148 के अराउंड स्कोर था, बट मेंस में थोड़ा सा मतलब ड्यू टू प्रेशर में वहाँ पे अच्छा नहीं कर पाया, तो मैं मेंस में बाहर हो गया था। अच्छा। मतलब आप इस बारे में ये बोलना चाहोगे कि अगर आप प्रेशर लेते हो तो आपके कम चांस है कि मार्क्स को कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाए, अगर आप अंडर प्रेशर होते हो हाँ, एग्ज़ाम के टाइम पे? अब जैसे कि काम नहीं है तो हम मतलब सिली मिस्टेक्स ज़्यादा करेंगे। तो हाँ जी। जो मैंने मेंस दिया था उसमें मतलब जनरली मैथ में एक्यूरेसी बढ़िया रहती है, लेकिन उस टाइम मेरे मैथ में अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद और कौन सा दस एग्ज़ाम बारह दिया? क्वेश्चन में तो मतलब क्या सर? उसके बाद कौन सा एग्ज़ाम था, मतलब जो सीजीएल 21 से आप बाहर हो गए, आप डिमोटिवेट हुए, उसके बाद क्या कौन सा उस एग्ज़ाम दिया था? मतलब सीजीएल प्री के बाद मैंने सीएचएसएल प्री भी दिया था, तो वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा स्कोर था। अच्छा तो अच्छा फिर मैंने सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव दिया अच्छा और डिस्क्रिप्टिव में मेरा ठीक ठाक स्कोर था और मेरा ओवरऑल स्कोर 239 पॉइंट समथिंग था। और सीएचएसएल में भी जब मैं टाइपिंग स्टेज में गया तो वहाँ भी मतलब मेरी टाइपिंग अराउंड 35 ही थी, मतलब मैं बाउंड्री पे था। तो फिर वही सेम रिपीट हुई कि मतलब प्रेशर में आके
मैं इवन 27 वाली टाइपिंग में भी रह गया बाय 1% एरर। आप जैसे तो ये 239 मार्क्स प्रेशर, बता रहे हो, 239 तो नंबर शायद डीओ की कट ऑफ भी शायद 230 के आसपास, 232 थी शायद उसमें 21 वाले में। मेरी तीनों कट ऑफ क्लियर थी और मैंने तीनों टाइपिंग दी हैं, अच्छा एलडीसी, डी सीएजी और डीओ अदर्स। तो अच्छा मैं तीनों टाइपिंग में फेल हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ तो मतलब आप प्रेशर में आके 27 की जो टाइपिंग थी वो भी आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मतलब एक मेन मोटिव ये है हाँ कि सर। अगर आप प्रेशर में होते हो तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक, सिली मिस्टेक होती रहेंगी, हैं? कितने परसेंट एरर था उसमें? हाँ सर, मेरा एलडीसी में 14 पॉइंट समथिंग था और वहाँ पे 7% का रिलैक्सेशन होता है। अच्छा और डीओ सीएजी में तो मतलब मेरी तैयारी भी नहीं थी कि 50 की टाइपिंग हो, तो अच्छा वहाँ पे तो मेरा 50% एरर है। अच्छा और जो डीओ अदर्स की है वहाँ पे 27 की मांगती हैं, वहाँ पे मेरी एरर 6% हो गई थी। अच्छा अच्छा। और 5% तक उसको रिलैक्सेशन मिलता है। तो 1% तो की वजह से आप 1%। बाहर हो गए। मतलब कि अगर आप प्रेशर नहीं लेते, अगर आप प्रेशर को हैंडल कर पाते तो आज डीईओ में होते हो, उसमें डीईओ अदर्स में। हाँ, उसके बाद फिर डीओ में मेरा सीजीएल। 50 टू 60 के बीच में रैंक था, यदि मैं पास होता तो। बट ड्यू टू प्रेशर मैं वो मतलब जो मेरी वो टॉप स्कोरर था, मैं बिल्कुल वो बिल्कुल स्टेटस लूज कर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उसमें टॉपर में रैंकर में आते। सीपीओ में कैसे क्या जर्नी रही आपकी, सीपीओ का कुछ बताओगे? सर सीपीओ मैंने प्री दिया था, तो मेरा शायद फर्स्ट डे में ही था। अच्छा। तो मेरा स्कोर 173.4 है, हम्म, इंक्लूडिंग 6 मार्क्स जो मुझे एनसीसी से बेनिफिट मिलता वो है। तो फिर आपका ही बेनिफिट हुआ है ना उस और चीज़ में, तो वो कोई अलग से चीज़ नहीं होगी। वो तो 173 हाँ काउंट होगा मतलब ना। ये, हाँ तो 173.4 मेरा स्कोर था। उसके अच्छा। बाद फिर मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया हम्म, और फिर मेंस में मेरा स्कोर 186 है और अच्छा ओवरऑल मेरा 359.41 है, अच्छा अच्छा ओवरऑल अच्छा। स्कोर इन सीपीओ। फिर फिजिकल में अब की बार कम टाइम दिया था तो किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि आप तो सीजीएल वाले थे, सीजीएल 21 से भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे, तो वो किस तरीके से आपने 5 से 7 दिन में ही आपने फिजिकल क्वालिफाई सर किया, वो जर्नी कैसी की कि मतलब इतने कम टाइम में कैसे हैंडल किया? एक्चुअली जो एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा मतलब सैनिक स्कूल से था, तो फिजिकल में थोड़ा ठीक ठाक थे। तो मतलब कि जैसे ही मतलब वो डेट आई तो मतलब ग्राउंड में चले गए। मतलब लॉन्ग जंप, हाई जंप तो सब ठीक था, बस ये 1600 मीटर में भी मतलब ठीक ही टाइम था, 650 के अराउंड टाइम आया था मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम लगाई। अच्छा तो अच्छा 5-7 दिन में। और जो वहाँ पे जब हम रियल में दौड़ते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जोश भी होता है कि अब जैसे कि जो मेरा ग्राउंड में टाइमिंग था वो 6:15 था और वहाँ पे मेरा 5:57 आया है, तो मतलब जोश जोश में थोड़ा मतलब और जोश जोश में उसके साथ में टाइम कम कंपटीशन हो हो जाता है। जाता है आपका और आप उसमें खींच ले जाते हो। हाँ ठीक वो है। थोड़ा सा ग्रुप भी अच्छा मिल गया था तो फिर उसको लेके थोड़ा सा बेनिफिट मिला। तो फिर 359 में तो आप तो टॉपर हो गए सीपीओ में। होप कितनी? सो। सर मेडिकल को लेके ये है कि अभी सीजीएल में जो मुझे सीएजी मिला है उसका भी जोन एलोकेशन बाकी है। यदि मुझे दिल्ली में मिलता है तो मैं ऑडिटर लूंगा और मतलब मैं एट प्रेजेंट मेडिकल दूंगा। यदि मतलब कि जोन एलोकेशन बाद में होता है तो फिर मतलब बाद में जो सीपीओ का डीवी होगा मतलब वहाँ पे देखेंगे कि मतलब जो प्रेफरेंस वगैरह डालनी है उस अच्छा टाइम पे अच्छा। स्किप करूंगा यदि लेकिन दिल्ली डीवी तो मिलता है तो। अब की बार डिपार्टमेंट करेगा, यानी कि प्रेफरेंस के टाइम पे आप स्किप कर दोगे, आप ये बोल रहे हो? हाँ सीपीओ में मैं मतलब प्रेफरेंस नहीं डालूंगा यदि मुझे ये दिल्ली। दिल्ली या फिर चंडीगढ़ या अच्छा। मतलब जो नियर आपकी बाय होम मिलता है। पोस्टिंग है, जो आपकी होम पोस्टिंग है, जैसे आप जींद से हो, आपको चंडीगढ़ भी आपके नज़दीक है, दिल्ली भी आपके नज़दीक है। हम्म, तो इस हाँ तो तरीके। मतलब मुझे दिल्ली चंडीगढ़ जहाँ भी मिलता है। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर साउथ में मिला तो फिर आप जो है पूरा प्रोसेस करोगे और लास्ट तक तो अपनी फिर रैंक तो लेकर आओगे फिर हाँ, तो। फिर तो सीपीओ ही लेना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा। फिर कोई जो सीजीएल 22 है फिर उसकी जर्नी कैसी रही, क्या कुछ मज़ा आया? क्योंकि सीपीओ सीजीएल 21 से आप मेंस आउट थे, तो सीजीएल 22 का कैसे मोटिवेशन आया कि एक बार फिर से ट्राई करते हैं वहाँ तक फाइट करके पॉइंट तक, और फिर सीएचएसएल में भी उसमें बिल्कुल टॉपर से आप बाहर हुए थे, तो आपको मोटिवेशन कैसे मिला कि आप एक बार फिर से ट्राई करते हैं सीजीएल 22 के लिए? मतलब यही था कि जो सीएचएसएल वाला था, मतलब जो ये सारे एग्जाम पैरेलली चलते हैं। तो मतलब अब जैसे मान लो कि मुझे सीजीएल में आउट हो गया मैं, तो उसी टाइम मेरा सीएचएसएल का रिजल्ट आ गया कि भाई मतलब तो फिर उससे मिला बूस्टअप कि भाई यहाँ पे अच्छा स्कोर है तो फिर आगे मतलब देना चाहिए। और फिर मतलब सीपीओ में अच्छा स्कोर आया तो मतलब ये जो
मतलब बूस्ट अप मिलता रहा बीच बीच में, तो फिर मैंने सीरियल दोबारा दिया। फिर अब आपकी जर्नी में जो टीचर्स थे, कोचिंग थी, वो आपका बैकग्राउंड क्या था? वो आपसे एक-एक करके सब्जेक्ट वाइज़ मैं आपसे पूछता हूँ और आप उसको डिटेल में बताना है, ताकि सभी बच्चों को जो है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, किसी का मैथ वीक है, किसी की जीके वीक है, किसी की इंग्लिश वीक है, ठीक है ना? रीजनिंग तो जैसे मैथ के साथ ही होता है, उसका कंपेयर होता है, कवर हो जाती है। कवर हो जाती है। तो आपने सबसे पहले, आप इंग्लिश मीडियम से थे, आपने इंग्लिश कहाँ से की, कैसे की? एसएससी की जो इंग्लिश है, शायद वो सीडीएस से अलग हो या मैथ हो, कैसे क्या होता है? सर जो इंग्लिश है वो हर एग्जाम में लगभग सेम ही रहती है, जो हमारे रूल्स वगैरह हैं। तो मैंने इंग्लिश की एज सच कोई कोचिंग या फिर नहीं किए। मैंने टॉपिक वाइज जो मुझे जैसे कि थोड़ा सा वीक लगा, जैसे हमारा फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, प्रीपोजिशन वगैरह होते हैं, ये मैंने यूट्यूब से मतलब टॉपिक वाइज सर्च किया और फिर उसके मतलब नोट्स बनाए। मतलब इंग्लिश के लिए मैंने कोई मतलब कोचिंग वगैरह नहीं ली, जो अपने पिनाकिल से मैंने अपनी प्रैक्टिस की है और बस यही किया। अच्छा अच्छा, मतलब इंग्लिश में और आपका बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट नहीं लगाने पड़े आपको, बहुत कम टाइम में और कम एफर्ट में आपकी हाँ, इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी हो इंग्लिश गई। में हाँ, इंग्लिश मेरा ठीक-ठाक था, तो मैंने मतलब इतने ज़्यादा नहीं डाले। मैंने बस उसकी प्रैक्टिस की है थ्रू मॉक्स और जो अपना पिनेकल की बुक है, ब्लैक बुक होती है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ से मैंने कवर किया उसको। जीके कैसे करते हो? जीके का कैसे मतलब आपने तोड़ निकाला? क्योंकि अब तो जीके जो है, पहले तो जिस टाइम पे आप सीजीएल 21 में मेंस आउट हुए, उस टाइम पर तो जीके इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती थी। लेकिन अब तो जैसे 22 आया है, उसके बाद से तो, और सीजीएल 22 में भी जो जीके अपना पूरा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रही है, वो कैसे आप बच्चों को बताना चाहोगे कि आपने कैसे किया और आगे क्या क्या गाइडेंस हो सकती है कि जीके इस तरीके से करोगे तो आपका जो है जीके का स्कोर बूस्ट हो जाएगा? हुँ। सर जीके के लिए जो हमारी बुक है वो तो ल्यूसेंट ही है। ल्यूसेंट के एडिशनल में हमें करंट अफेयर्स के लिए मैंने उत्कर्ष सर को फ़ॉलो किया था, और जो आरबी चैनल पे उत्कर्ष में एक वो राधिका मैम। कुमार गौरव सर हैं, वो क्या? कुमार गौरव सर कुमार गौरव वो हिंदी में कराते हैं, लेकिन मैंने फिर भी किया क्योंकि जो उनका कंटेंट है वो बहुत मतलब वन ऑफ द बेस्ट है। तो इंग्लिश का होके भी मैंने वो किया क्योंकि उसमें जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। तो और फिर आरबी चैनल पे जो वो मतलब टॉपिक वाइज डालती हैं, जैसे अपॉइंटमेंट्स की वीडियो डाल दी, फिर नोबेल प्राइजेस की डाल दी। और इसके अलावा एक मतलब स्टैटिक क्वेश्चन के लिए मैंने परचम क्लासेस है एक, वो परचम क्लासेस करके कोई मैम है, वहाँ से मैंने फिर स्टैटिक क्वेश्चन कवर किया। तो इसमें मतलब आपका परचम क्लासेस का रोल है, और कुमार गौरव सर का रोल है, आरबी वाली राधिका मैम का रोल है, और फिर लूसेंट का रोल है। आपने ये जो है 4 सोर्सेज से अपनी जीके को हाँ बूस्ट जी, किया है। हाँ जीके के लिए मैंने यही किया। तो आपने जीके की जर्नी के बारे में बताया। अब बारी है मैथ की जर्नी, क्योंकि मैथ हर किसी के लिए जो है एक डिफिकल्ट टास्क है, ठीक है ना? क्योंकि हर किसी के लिए इजी नहीं होता। तो मैथ को किस तरीके से आपने क्रैक किया? आपके लिए तो इजी रहा होगा, सैनिक स्कूल से पढ़े हो, एनडीए क्वालिफायर हो, सीडीएस क्वालिफायर हो, इस चीज़ में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं सर, जैसे जैसे जो हमारा एनडीए का मैथ होता है वो हमारा प्लस वन प्लस टू वाला होता है, अच्छा लेकिन जो हमारा सीडीएस और सीजीएल में है वो हमारा 10th लेवल का है। और मैंने जो अपना सीडीएस किया था वो ओनली फॉर ओटीए किया था, तो मैथ मेरा थोड़ा वीक ही था। तो यदि मैं अपनी बात करूँ तो जो मैंने अपना पहला मॉक दिया सीजीएल का, वहाँ पे मेरा स्कोर 10 मार्क्स था। तो मैथ मेरा थोड़ा सा मैथ में वीक ही 10 था जब मार्क्स? मैंने स्टार्ट किया, मैथ में 10 बट मार्क्स? हाँ, मैथ में आउट ऑफ 50 मेरे 10 मार्क्स थे। अच्छा तो मैथ मेरा थोड़ा सा वीक था क्योंकि मतलब 5-6 साल हो गए थे मैथ, मतलब जो हमारा कॉन्टेक्ट टूट सा गया था। अच्छा, जो मतलब फिर 10th तक का उसको जो मतलब क्वांट वाला जो मैथ है, उससे हाँ कॉन्टैक्ट टूट गया था। हाँ 10th वाला था। हाँ, एनडी में वो थोड़ा डिफरेंट था, अच्छा उसमें अच्छा मतलब वो अच्छा, एडवांस मैथ ट्रिग्नोमेट्री आता वगैरह है, और ये हमारा वो डिफरेंशिएशन बहुत अलग। इंटीग्रेशन जो भी होता है, लेकिन ठीक यहाँ थोड़ा सा वो अलग था। है, अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मतलब कि कम टाइम में उसको सोल्व सोल्व करना ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फिर तो इसको किस मैंने तरीके से क्रैक किया? मैथ के लिए क्या इसको किस तरीके से क्रैक किया था? मतलब किसी से कोचिंग ली थी या मतलब कहाँ से किया अच्छा था अच्छा मैथ? अ, मैंने सबसे पहले अपना मॉक दिया था सीजीएल का, फिर वहाँ से जो जो मेरे वीक पॉइंट्स थे तो मैंने उसको मतलब कि मैथ तो मेरा लगभग पूरा वीक ही था। जब 10 मार्क्स आए तो 10 मार्क्स आए हैं वीक ही तो था। एक तो नॉर्मल फिर चीज़ है। हाँ, तो मतलब 10 तो लगभग आ जाते हैं सभी के। तो 10 फिर तो सभी मैंने के आ जाते सोचा कि मैं कोई कोर्स लेता हूँ, तो फिर मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स लिया। और मैंने वो मतलब उससे मैंने बस 2-3 टॉपिक छोड़े थे जो मैंने पवन राव सर से, जैसे कि ज्योमेट्री मैंने पवन राव सर से की है। फिर अभिनय सर से मैंने अलजेब्रा और एवरेज चैप्टर किया। और अच्छा। जो हमारा डीआई है वो मैंने एक E1 करके है, शायद भूपेश सर रहता है, तो वहाँ से मैंने वो डीआई किया है। मतलब आप और फिर मतलब एक टीचर से नहीं पढ़े हो, बाकी मतलब मेनली आपने पढ़ा है आदित्य रंजन सर से सीखा है, जो कुछ भी सीखा है। जो 2-4 टॉपिक थे, जैसे कि हाँ अलजेब्रा आप जैसे मतलब बता रहे हो, हाँ, वो आपने अभिनय सर से सीख लिया। अभिनय ज्योमेट्री सर से ज्योमेट्री जो है वो आपने पवन राव सर से सीख ली।
और डीआई जो आप वो इवन क्लासेज करके कुछ अलग से बता रहे हो। इवन क्लासेस करके। हाँ अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। तो फिर इन सभी का क्या रोल था? सबसे ज़्यादा रोल तो आपका आदित्य रंजन सर का होगा जो। आदित्य रंजन सर का मतलब वहाँ से मैंने अपना मतलब 80% मैंने वहीं से किया है, और फिर जो हमारा 20% है वो मैंने जॉब को 3 टीचर बताए हैं ज्योमेट्री, अच्छा पवन राव सर से, अभिनय सर से मैंने अलजेब्रा और एवरेज, और अच्छा अच्छा। डीआई मैंने इवन सर वाले सर से किया। फिर एक आपने अभी आपने बताया कि कम टाइम में जो है सॉल्व आपको सोल्व करना है मैथ का, तो वो आपने किस तरीके से किया? उसकी कैलकुलेशन स्पीड आपने किस तरीके से इंक्रीज की? क्योंकि जैसे आजकल के बच्चे हैं टेबल भी याद नहीं है उनको, तो उस तरीके और विदाउट टेबल वो चाह रहे हैं कि 15 मिनट में आपके 30 क्वेश्चन हो जाएं, तो वो किस तरीके से आपके कितना टाइम लगता है? आप सर एक्सप्लेन करोगे कुछ? कैलकुलेशन कैलकुलेशन के लिए यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस पड़ी हैं, वो हमारे पवन राव सर ने डाल रखी हैं, जो हमारा उसमें नंबर सिस्टम का चैप्टर है, वहाँ पे उन्होंने बेसिक सिस्टम कराया है, और एक मतलब मल्टीप्लिकेशन ट्रिक उन्होंने कराई है, मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड कैसे करना है थोड़ा सा खास, तो वहाँ से थोड़ा हेल्प मिला। और फिर मतलब कि मतलब रैंडमली अपना लग जाओ कैलकुलेशन में, कोई मतलब जो भी उसमें माइंड में आए। और फिर मतलब टेबल तो हमें एटलीस्ट 30 तक याद होनी चाहिए, मतलब टेबल, और हमें जो क्यूब्स हैं वो 20 तक याद होने चाहिए, और अपना स्क्वायर्स मतलब 30-40 जहाँ तक भी है। जहाँ तक मतलब 50 तक आप पहुँच जाओ, क्योंकि अब तो ये जो हाँ वो दे रहे मतलब हैं, ट्रिपलेट हाँ दे वो रहे हैं जो ट्रायंगल में ज्योमेट्री में, उसमें आजकल हाँ तो मतलब 41 तक का आ मतलब जाता है। ठीक है ना? तो अच्छा, रीजनिंग का कहाँ से क्रैक किया? आपका रीजनिंग का स्कोर काफ़ी अच्छा था, मैंने देखा था। आप पूरे स्कोर कर रहे हाँ हो सर, कभी कभी, तो वो किस तरीके से कर रहे रीजनिंग के लिए मैंने यूट्यूब से किया जनरली। मैंने जैसे हमारे ये वेंकट गुरुकुल पे अपने सर हैं विक्रमजीत सर, और फिर थोड़ा बहुत मैंने अड्डा 24/7 पे एक हमारे रंजन सर हैं कोई, आशीष रंजन है, तो वहाँ से मैंने किया था। तो मैंने इसके अपने नोट्स बनाए थे इसके रीजनिंग के लिए, मतलब 30-35 पेज में नोट्स बनाए थे, और फिर मैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करता था। तो हैं? मैंने रीजनिंग के लिए मैंने ये किया। मैथ के भी आपके नोट्स देखे हैं, सुपर कंसाइज नोट जिनको बोलते हो, वो किस तरीके से आपने कैसे क्या मैनेज किया? एकदम से क्या आपके दिमाग में आया कि बिल्कुल कम शॉर्ट स्पेस में आप जो है ना मैक्सिमम आपने कवर कर लिया उसमें, वो क्या सिस्टम सर था आपका? ये जब मैंने अपना स्टार्ट किया तो वो था फेब, और अप्रैल में हमारा सीजीएल का फ्री था। तो अच्छा मेरे पास 2 महीने थे, और मतलब कि तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने ये नोट्स बनाए थे कि जो मैं मतलब एग्जाम से 2 दिन पहले अपना एक बार सारा देख लूंगा, चाहे वो जीएस हो, इंग्लिश हो, तो मैंने अपने हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाए। अच्छा तो अच्छा वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थ्रू आउट माई जर्नी। अच्छा। जो मैंने सीएचएसएल दिया, सीपीओ दिया, सीजीएल 2022 दिया, तो वहाँ पे जो मेरे नोट्स थे वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे। मतलब नोट्स मैंने हर सब्जेक्ट के बनाए हैं, हर टॉपिक के बनाए। अच्छा, एंड पॉइंट पे जाके मतलब आपको ये था कि लास्ट के जैसे 10 दिन रह गए, तो आप उनको जल्दी जल्दी एक बार उनको गो थ्रू हो जाओ उसमें से, हाँ तो इस तरीके। हाँ, मतलब क्या रहता था कि अब जैसे जैसे मान लो कि अभी हमारे 20 दिन बाकी हैं एग्जाम में, अच्छा अच्छा तो 20 दिन पहले मैं अपनी सारे बुक्स साइड में रख देता था कि बुक्स तो टच करनी नहीं है। अच्छा अच्छा लास्ट के 20 दिन में ओनली नोट्स, और जो मैंने जो मॉक्स होते हैं, अच्छा मॉक्स अच्छा। भी पीवाईक्यू, लास्ट के 20 डेज में मॉक्स वो भी पीवाईक्यू बस। और जो आजकल हमारा ये अपने लाइव मॉक्स आते हैं। मॉक के बारे में आप क्या बोलोगे? क्योंकि बच्चों का शक हो रहा है मॉक पे जैसे स्टक हो जाता है। जैसे परीक्षा अभी अगले मंथ नेक्स्ट मंथ में आपका, जैसे 24 को तो मेंस होगा, वो तो सीएसएस का जुलाई में, सीजीएल 23 होगा, तो उसमें बच्चों का स्कोर स्टक हो गया है हाँ 120 पे 110 पे, या फिर 100 तक ही मतलब रुक जा रहा है, 100 के आसपास आ रहा है एवरेज स्कोर, तो उस चीज़ को हम कैसे बूस्ट करें? उस चीज़ के बारे में आप क्या बोलोगे? सर, उसके लिए मैं बोलूँगा कि मॉक का जो हमारा मेन मोटिव है वो हमें तभी मिलेगा जब हम उसको एनालाइज करें कि हमारा वीक पॉइंट कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे हम ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे कैलकुलेशन में हम ज़्यादा वेस्ट करते हैं, और फिर हमारा जो मतलब कि हम किस क्वेश्चन को पहले मतलब सॉल्व करते हैं, किस राउंड में सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमारा मैथ और रीजनिंग में तो जो हम फर्स्ट गो में सेलेक्ट करेंगे वो ही एक मेन रीजन होता है कि हमें हमारा टाइम सेव होगा या फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमारा सिलेक्शन, हम किस क्वेश्चन को पहले गो में उठा रहे हैं, वो हमारा एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा मतलब स्कोर बूस्ट होने में। और जैसे हम अपना मॉक देते हैं तो हमें सबसे पहले जो हमारा स्ट्रॉन्ग है इंग्लिश या फिर जीके, हमें उसको करना चाहिए ताकि हमें थोड़ा बूस्टअप मिले, और हम फ्लो फ्लो में थोड़ा मतलब जोश जोश में थोड़ा अच्छा कर पाए। अब जैसे नॉर्मल जो टाइमिंग है उसके हिसाब से देखें तो 30 मिनट जीके और इंग्लिश, 30 मिनट मैथ और रीजनिंग के लिए होती है, ठीक है ना? क्योंकि हर जो 1/4 हाँ अगर सर। हम करते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो है एग्जाम का भी कंप्लीट ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा। तो आपको मैथ, सॉरी, इसमें जीके और इंग्लिश में आपको कितना कितना टाइम देना चाहिए कि आपके लिए मैथ और रीजनिंग में प्रॉपर टाइम मिल सके? वो किस तरीके से आप मैनेज करते थे? सर वो हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। यदि हमारी अच्छी प्रिपरेशन है तो हमें जीके में 4 से 5 मिनट लगते हैं, अच्छा और इंग्लिश में 6 से 7 मिनट, तो हमारा मतलब 12-13 मिनट में ये पूरा हो जाता है। यदि हमारी मतलब ठीक ठाक प्रिपरेशन है, हम अब एवरेज हैं, तो
कितने में हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब ये है कि हमारा लेवल पे डिपेंड, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कैसे आए हैं, मतलब कि लेंदी आए हैं। तो हमारा इसमें एवरेज रहता है वो 17-18 मिनट में हो जाता है, और फिर जो हमारा बचा हुआ टाइम है वो हमें मैथ में देना चाहिए। तो हमें सबसे पहले मतलब इंग्लिश जीके जो आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद फिर रीजनिंग एंड देन लास्ट में मैथ करना चाहिए, जैसे तो भी आपका मतलब थोड़ा टाइम आपका अच्छा जो है मैनेज सेव हो जाएगा, सेव मैनेज हो जाएगा। तो भी जैसे आपका मॉक देने की जो स्ट्रेटजी थी वो किस तरीके से थी? जैसे कभी कभी क्या होता है कि आपका जो क्लोज टेस्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है, आपको वोकेबलरी वाला वाला वो जो है क्लोज टेस्ट आपको मिल जाता है, और आपको नहीं आता, वोकेबलरी भी आपकी वीक है, उसमें नई नई वोकेबलरी आपको मिल रही है। जैसे इसमें जिक्के है, जिक्के में आपको नए नए क्वेश्चन मिल रहे हैं, जैसे जो मिलान वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो मैचिंग वाले जो होते हैं, उसमें भी आपको टाइम लगता है। तो वो किस तरीके से मैनेज करते थे? आपको पता है कि आपको फर्स्ट गो में नहीं कर सकते, लेकिन सेकंड गो में भी आपके पास कम टाइम बच रहा है, तो वो किस तरीके से मैनेज करते थे आप? तो सर फर्स्ट गो में तो हमें वही करना है जो हमें मतलब कि देखते ही ट्राई करेगा। और जो हमें अब जैसे मान लें कि कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मतलब जो हमें मतलब जिसका मतलब नोटबुक से हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, मैंने मतलब ना हमने कभी देखा है वो, ना कुछ हो रहा है, तो उसको जाने दो, स्किप इट। तो यदि फिर आप उसके पीछे पड़ेंगे तो आप उसकी बजाय आप जो आपको 2-3 मतलब जो 2-3 क्वेश्चन डुएबल हैं, आप उसको मिस कर दें। एक क्वेश्चन के चक्कर में आप 3 को मिस करेंगे, तो बेटर यही है कि जो आपके लिए मतलब थोड़ा स्ट्रेंज है उसको मतलब स्किप अच्छा, करो। तो फिर जैसे आपने क्लियर किया, आपने मॉक कितने दिए थे, कितने मॉक लगाए हैं अभी तक? जो आपने सीजीएल की 21 वाली जर्नी में भी, 22 वाली जर्नी में भी मॉक कितने लगाए हैं? सर मैंने अपना मैक्सिमम मॉक्स 2021 के प्री से पहले पहले दिए थे, मतलब मैंने 60 डेज में 60 से ज़्यादा मॉक्स दिए थे। मतलब उसमें मॉक्स, चैप्टर टेस्ट, अपना ये सेक्शनल टेस्ट? मॉड्यूल टेस्ट होते हैं शायद, अच्छा अच्छा, लाइव सेक्शनल टेस्ट टेस्ट? होते हैं जो। लाइव टेस्ट? उसके बाद फिर मैंने मेंस में थोड़े से कम मार्क्स दिए थे, और उसका रिजल्ट मुझे अपने एग्जाम में दिखा कि भाई मैंने कम मार्क्स लगाए थे, तो मेरा मतलब जो अच्छा, मतलब परफॉर्मेंस आप बहुत डाउन चला बहुत गया। डाउन चला गया था? तो अच्छा। जो हमें मतलब ये सिंपल सी बात है कि यदि हम एग्जाम से पहले अपना मतलब मार्क्स नहीं देंगे तो हम एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। चाहे आपका आप मतलब किसी लेवल पे हो तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो हमें मतलब फील्ड में जाने से पहले हमारे जहाँ पे हम यु- कंफर्ट जोन में है वहाँ पे हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, ताकि हम युद्ध में अपने उतरने से फील्ड पहले में युद्ध की तैयारी आपको करनी चाहिए, आपका बोलने का मोटिव ये है उसके मेन। बाद, हाँ जैसे हम, हाँ ठीक है हाँ। ना? चलो, ये तो हुई मूक की बात। तो अभी जैसे कंप्यूटर भी आ रहा है, कंप्यूटर एक अहम रोल प्ले किया है। मैंने ये देखा कि 320 मार्क्स वाला भी कंप्यूटर में 2 नंबर 3 नंबर और वो फेल हो गया, और उसकी जो है पूरी जो मेहनत है वो खराब हो गई है। तो वो आपने कहाँ से किया? आपके कितना स्कोर है कंप्यूटर में, सीजीएल में? सर कंप्यूटर में मेरा स्कोर 35 पॉइंट समथिंग है, ये मेरा नॉर्मलाइज स्कोर है। अच्छा तो अच्छा। कंप्यूटर के लिए मैंने एक ही बस अपना सोर्स यूज़ किया, आरबी चैनल पे जो राधिका मैडम ने 5-7 वीडियो डाली है, और जो आरबी वाले सर ने जो पीडीएफ दी है, अच्छा अच्छा। उससे बाहर मैंने कुछ नहीं किया। मेरा रो स्कोर 31 था और नॉर्मलाइज 35 पॉइंट समथिंग। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ये कंप्यूटर के। मतलब आपने अब आप यही गाइड करना चाहोगे कि जो अभी राधिका मैम ने शायद आज या कल में कोई और फिर से एक नया कोर्स लॉन्च किया है मैं कंप्यूटर के लिए, जो 7 या 8 वीडियो के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब उतना कर जाओ, आपका CHSL मेंस भी हो जाएगा और सीजीएल का मेंस भी हो जाएगा, उतना काफ़ी होगा। हाँ, मतलब वहाँ पे क्या है कि वो जो कराते हैं वो हमारा पीवाईक्यू बेस्ड है। वो मतलब पहले पीवाईक्यू को एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद ही फिर वो अपने मतलब अपना जो पूरा प्रोग्राम है वो फ्रेम करते हैं। अच्छा अच्छा तो उनका जो मतलब स्ट्रैटेजी है वो टोटली पीवाईक्यू बेस्ड ही है। अच्छा मतलब अच्छा। जहाँ पे अपने टीसीएस ने जितने भी हमारे क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको एनालाइज़ करके फिर वो अपना मतलब मॉड्यूल बनाते हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। अभी आपको जैसे सीजीएल 22 से ऑडिटर की पोस्ट मिली सीएच डिपार्टमेंट में, आगे का क्या प्लान है? सीजीएल 23 के लिए दोगे? सर मैं सीजीएल 2023 का दूँगा, बट जो मेरी प्रेफ़रेंसेस होगी वो ओनली 4600 और 4200 होंगी बस। अच्छा, 42 के लिए तो अभी आपका ये आपको दिल्ली पुलिस ही मिल जाएगी, 359 इसमें तो आप रैंकर हो। तो फिर ये 42 के वापस किस तरीके से? क्योंकि ये तो फिर आप यही बोल रहे हो कि अगर आपको दिल्ली होम स्टेट नहीं मिला आपको, तो आप दिल्ली सर DPSI अभी में जाओगे। अभी अदरवाइज आप सर ये मेडिकल को स्किप पाइपलाइन कर में है। दोगे। अच्छा जब तक ये फाइनलाइज नहीं होता है, जब तक तो मतलब यही है। अच्छा यदि मतलब हमें 4200 मिलती है तो फिर आई विल गो फॉर 4600 ओनली। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये अभी अंडर प्रोसेस है, तो इसके बारे में कमेंट करना अभी थोड़ा सा ठीक है। तो ये थी आपकी जर्नी, जो आप मतलब इतनी बार फेल हुए, CHSL में इतने ऊपर जाके फेल हुए, टॉप रैंकर, 239 मार्क्स। आप बच्चों को क्या गाइड देना चाहोगे? आपसे एक चीज़ ये देखी कि आप सबसे मेन जो आपकी प्रॉब्लम थी वो थी आप मॉक कम दोगे तो आप फेल होगे, आपकी कहीं ना कहीं वीकनेस आपको मिल जाएगी। आप अंडर प्रेशर होगे तो भी आपकी जो है कमी हो जाएगी, आप फेलियर में काउंट हो जाओगे।
बाकी और क्या क्या कमी थी ऐसी आप में कि आप जो है 21 में फेल हुए, CHSL में फेल, मतलब फेल तो नहीं बोल सकते उसको क्योंकि आपका स्कोर इतना अच्छा है, तो उसमें कमी क्या क्या रही थी आपकी? आपकी वीकनेस क्या थी उस टाइम पे? आपने क्या मिस्टेक की थी कि जो आगे आने वाले जो एस्पिरेंट हैं वो उस गलती को ना करें? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो ऐसे फेज में स्टार्ट करें कि जब आपके पास मतलब जो आपका एग्ज़ाम है उससे पहले एटलीस्ट 4 से 5 मंथ हो। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैंने स्टार्ट किया तो खाली 2 मंथ बाकी थे। तो उसमें मतलब तैयारी करना, मतलब क्लासेस भी करना, मॉक्स भी देना, तो वो थोड़ा मतलब उसमें बहुत मतलब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब सा रहता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मतलब एग्ज़ाम से 4-5 महीने एटलीस्ट पहले स्टार्ट करें। आप जितना पहले स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए मतलब थोड़ा कम्फर्ट ज़ोन में रहोगे आप। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ताकि आप अब और जो ये अब जैसे कि जो अपना सीएचएसएल वाले हैं 2022 में, उनके लिए मैं खासकर कहूँगा कि अभी हमारे अबाउट 1 मंथ से भी कम टाइम बाकी है। तो आप टाइपिंग पे ज़्यादा फ़ोकस करें, क्योंकि मैं खुद टाइपिंग में फ़ेल हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि अभी कितना दुःख होता है जब हम मतलब इतना अच्छा स्कोर करके भी टाइपिंग में रह जाते हैं। मतलब अभी टाइपिंग प्लस कंप्यूटर पे आप ज़्यादा फ़ोकस करें, अच्छा, और अच्छा। यही मतलब हमारे मेन डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे एज़ हमारा सीजीएल 2022 में। अच्छा। तो फिर आजकल एक और प्रॉब्लम हो रही है कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे और कंसिस्टेंसी कैसे आई? आपने लगातार आप मेहनत कर रहे हो, लगातार आप पढ़ाई कर रहे हो कंटिन्यू, पिछले 1.5 साल से, शायद आप जनवरी 2021 में लगे थे या बाद में लगे थे, कोई मेरे को एग्जैक्ट। दो 2022 में, अच्छा, जनवरी 2022 में लगे थे आप, और अब आपने जो है जॉब जनवरी के लास्ट, हाँ 2022 में जनवरी नेट। 2022 कंसिस्टेंसी कैसे मैनेज की और आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? क्योंकि आजकल का डिस्ट्रैक्शन आपको ही पता है किस तरीके से होता है। सर उससे कैसे बचें? आपके तो पास है सर कोई कंसिस्टेंसी के डिस्ट्रैक्शन लिए वाला? मेरा, सर जैसे कि आपने बात की कि कंसिस्टेंसी के लिए मैंने क्या किया था कि अब जैसे मैंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मुझे पता कि अभी 3-4 महीने हैं, तो मैं अपना 3-4 महीने में पूरा रोड मैप तैयार किया था कि भाई 3-4 महीने में ये मुझे पूरा सिलेबस करना है। आप ये मान के चलो तो आपके फिर पास उसको तीन मैं महीने हैं, उसमें कैसे मैनेज करोगे? जैसे सीजीएल 2023 वाला जो आ रहा है, जुलाई में है, उसके लिए आपके पास जून है और जुलाई है, आप मतलब 45 डेज के अप्रोक्स है आपके पास, तो उसमें आप कैसे मैनेज करोगे? आपका स्कोर किस तरीके से बूस्ट कर सकते हो? जैसे आपका स्कोर आ रहा है 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, उसको किस तरीके से बूस्ट करोगे? आपका रोड मैप क्या होगा उसमें? उसका रोड मैप ये रहेगा कि अब जैसे हमारे 45 डेज बाकी हैं, तो हमें मतलब जो हमारे स्टार्टिंग के इसमें इसका हाफ कर लो, अबाउट 25 डेज आप अपना मतलब जो भी आपका सिलेबस बाकी है उसको आप मतलब पूरी तरह खींच दो। मॉक चाहे आप बेशक 2 दिन में 1 दो, लेकिन पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट करो। और जो आपका लास्ट के 20 डेज है वहाँ पे आप मॉक्स पे ज़्यादा मतलब मॉक्स और जो हमारा रिवीजन है उस पे ज़्यादा फोकस करें। और मतलब स्टार्टिंग वाले फेज में थोड़ा सा अपना सिलेबस को थोड़ा सा बूस्ट अप करें और कवर करें उसको। अच्छा, 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 अच्छा। तो फिर डिस्ट्रैक्शन वाला कैसे बचे? आप मतलब कंसंट्रेशन कैसे बनाई आपने? डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे आप? क्योंकि आप तो शायद सर डिस्ट्रैक्शन सर, लाइब्रेरी में पढ़ते थे या इसमें घर पे पढ़ते थे? सर मैंने अपनी ज़्यादातर टाइम लाइब्रेरी में ही मतलब पढ़ाई की है। अच्छा, घर पे मैं थोड़ा बाहर रहा था, तो फिर घर पे थोड़ा सा मुझे मतलब मन नहीं करता था, तो फिर मैं लाइब्रेरी ही मैंने जो वहाँ पे ज्वाइन की थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और डिस्ट्रैक्शन को लेके ये है कि अब जैसे मैंने आदित्य रंजन सर का कोर्स लिया है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा मोटिवेट करते रहते हैं, अपना मतलब वीडियोस अच्छा, वगैरह के मतलब थ्रू। मोटिवेशन ज़रूरी है तो हर उससे किसी मतलब के लिए। हाँ, तो हाँ, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता था कि भाई हमें मतलब अचीव करना है मतलब कि। तो ये माइंड में सेट था कि यार अभी मतलब एज भी हमारी मतलब 23-24 हो गई है, तो फिर मतलब अच्छा, अंदर से फील आता है कि यार अभी तो कुछ करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रैक्शन से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाती है, फिर जब ठीक। दिखता है कि यार अभी मतलब एज ज़्यादा हो ठीक। गई है, तो फिर तो करना पड़ेगा। अब ये थी आपकी जर्नी। अब हम आपको टॉपिक्स पे मतलब कैसे आपके सब्जेक्ट कैसे वीक थे और कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एक बार उसके बारे में बताइएगा डिटेल में बच्चों को। जैसे आपकी इंग्लिश तो काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, स्टार्टिंग में आप बोल रहे हो कि एनडीए क्लियर किया, सीडीएस क्लियर किया, आप सैनिक स्कूल से पढ़े हो तो वहाँ तो सभी मतलब ऑफिसर थिंकिंग वाले बच्चे होते हैं। तो इंग्लिश जो न्यू एज पेरेंट है, जो हिंदी बैकग्राउंड से है, वो किस तरीके से इंग्लिश पढ़ सकते हैं? उनकी इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती है? मतलब अगर जैसे किसी को बहुत सर कम, बहुत वीक है इंग्लिश में, ये मान के चलो कि जैसे आप मैथ में 50 में से 10 आ रहे थे, उसके इंग्लिश में 50 में से 10 आ रहे हैं, तो वो किस तरीके से ग्रो करेगा? उसके लिए आप क्या बोलोगे? तो सर उनके लिए मैं बोलूँगा कि जिसकी वीक है वो अपनी 6th क्लास की एनसीईआरटी को रीड करे, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है, और वहाँ पे जो हमने वोकैब के वर्ड्स हैं वो भी थोड़े ईज़ी ही होंगे। तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट कीजिए, और मतलब डेली का 1 या 2 चैप्टर जो भी आपको मतलब जितना आपके पास टाइम हो उसको रीड करें और उसको फिर नोट डाउन करें। फिर वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी, फिर आप मतलब न्यूज़पेपर पे शिफ्ट करें, मतलब ट्रिब्यून या फिर अपना टाइम्स ऑफ इंडिया। और फिर लास्ट में आप एक्सप्रेस पे आएँ और फिर मतलब द हिंदू को रीड करें, फिर वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। क्योंकि जो आजकल का एग्जाम आता है वो हमारा कॉम्प्रिहेंशन वाला थोड़ा सा ज़्यादा आता है, तो फिर वहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है, ना कि हमारा जो हमने मतलब रूल्स याद किए हैं, बिल्कुल, वो थोड़ा सा बिल्कुल, नहीं काम बिल्कुल। करते। जैसे हमने इसमें सीजीएल 22 के मेंस में देखने को मिला कि जो पीक्यू आरएस था वो भी आपका बहुत ज़्यादा था,
और जो पैसेज था वो तो कंप्लीट ही हाँ न्यूज़पेपर सर से वो उठाया हुआ था, जो तुर्की वाला, जो सीरिया वाला जो था, वो अर्थक्वेक वाला लास्ट वाला, हाँ सर वो डायरेक्ट हाँ उठा रखा था। हाँ सर जो ठीक है। आज आजकल जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब थीम पे। तो सर जैसे अभी है आपका जो कंप्रीहेंशन पोर्शन है वो आपका हो गया, तो ग्रामर कैसे स्ट्रॉन्ग करे? सर जिसकी थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम उसको तो फिर हमारा ये कोई कोर्स ही लेना पड़ता है, या फिर मतलब यूट्यूब के थ्रू आप उसको टॉपिक को सर्च करें, फिर वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाती हैं। अच्छा अच्छा। तो आप मतलब जैसे कि हमारा जयदीप सर हैं, वो कोई और मतलब वहाँ पे मतलब हमारे मार्केट में टीचर्स हैं, तो उसका आप कोर्स लें, या फिर यूट्यूब पे भी आपको मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से कर लें और फिर उसको बार बार रिवाइज करें, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। जो मेरे डिफिकल्ट टॉपिक्स थे, जो मेरे वीक टॉपिक्स थे, वो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि सर मतलब जैसे कि हमारा फ्रेजल वर्ब है, ये थोड़ा सा मतलब वीक होता है वो बहुत होगा। मैंने सबके लिए होता वो। हाँ फ्रेजल वर्ब, प्रीपोजिशंस वगैरह जो हमारा इडियम फ्रेज आजकल थोड़े नए पूछे जा रहे हैं, तो नहीं फिर पूछने जा रहे। उसके लिए कोई मतलब एक देसी पढ़ाकू करके एक चैनल है यूट्यूब पे, वहाँ अच्छा, से सर वो मैंने हाँ ब्लैक बुक का कंप्लीट वो वो करवाते क्या हैं, मैराथन करवाते हैं वो कैबलरी के लिए। हाँ मतलब ब्लैक बुक है, प्लिंथ वाली बुक का भी है पूरा, तो वो अच्छा अच्छा एक बेटर ऑप्शन है। अच्छा। तो आपकी ड्रीम जॉब क्या थी? आप जा रहे थे सीडीएस एनडीए की तरफ, एनडीए आपने 4 बार क्वालीफाई किया, सीडीएस आपने क्वालीफाई किया, और वापस यहाँ पे घूम के आप 2800 ग्रेड पे ऑडिटर की पोस्ट पे आकर रुके हो, जो सिविल की जॉब है, लेकिन आप जा रहे थे एक बेल्ट की तरफ जो है, आर्मी डिफेंस की तरफ। वो किस तरीके से आप कैसे मैनेज करोगे? आप आपकी ड्रीम जॉब क्या थी और अब कैसे मैनेज करोगे उस चीज़ को आप? सर मेरी सीजीएल में ड्रीम जॉब जीएसटी इंस्पेक्टर है, और नहीं, मैं भी 2023 में। मैं तो उससे पहले पूछा ना, सीजीएल में तो आपको कोई और ही लेके आया था, लेकिन उससे पहले जो आपकी ड्रीम जॉब थी, जो आपने बचपन से सपना देखा था, उस तरीके उसको वो जॉब क्या थी और अब उसको कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि वो तो आपको नहीं मिल रही अब। सर सर वो तो अब एक मतलब वो तो हट ही गया है, तो ऑप्शन अब मतलब वहाँ पे अब जैसे कि जो मेरी ड्रीम जॉब थी वो फाइटर पायलट एयरफोर्स में, तो उस मतलब मेडिकली अनफिट होने के कारण मैं वहाँ से मतलब बाहर ही हो गया उस फील्ड से। तो हमारे मतलब ये तो है नहीं कि भाई बस एक ही चीज़ होती है, तो अब उससे मतलब ओवरकम करना, फिर अपना उसको मतलब आगे चलते रहना, ये लाइफ है। तो मतलब आपको शिफ्ट करना आना चाहिए, जैसे इसमें आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि आप फाइटर पायलट के लिए तो थे ही नहीं, क्योंकि अनफिट हो गए थे आप। ठीक है ना? तो ये थी आपकी जर्नी। हमारे साथ जुड़ने के लिए राकेश कुमार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आपने अपनी जर्नी शेयर की, तो आप बच्चों से क्या कहना चाहोगे लास्ट में, थैंक यू। ताकि जो वो मोटिवेट रहें, और लास्ट में जो है फिर हम इस इंटरव्यू को एंड करते हैं। सर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा एग्जाम है, इसमें हर स्टेप क्रूशियल है, चाहे वो हमारा प्री हो, मेंस हो, टाइपिंग हो। तो आप मतलब हर फेज को सीरियसली लें। अब जैसे कि अब जो हमारा न्यू पैटर्न यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारा प्रीलिम्स है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, तो बच्चे मतलब थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं कि भाई मतलब क्वालिफाइंग है तो मतलब पास हो ही हो जाएंगे। जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जो आपके यहाँ पे अच्छे, यदि आपके प्री में अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको थोड़ा बूस्टअप मिलता है कि भैया मतलब कि हमारा मतलब हमारी प्रेपरेशन थोड़ी ठीक है, तो हम थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, तो फिर हमें मतलब मेंस में फायदा मिलेगा। अच्छा अच्छा तो अच्छा। ईच स्टेप इज क्रूशियल, चाहे वो हमारा सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, या फिर कोई हो, जैसे हमारा एनडीए सीडीएस कुछ भी हो, हमारा हर स्टेप क्रूशियल है। चाहे वो डीवी भी हो, डीवी भी बहुत क्रूशियल होता है यदि अच्छा, हमारे मतलब कि मतलब आपका मेन मोटिव ये है कि आपको फाइट टिल लास्ट ब्रेथ, मतलब जैसे कोई गिव अप करना चाह रहा है, 2 चांस दे लिए, 3 चांस दे लिए, नहीं हो रहा, मतलब आपको लास्ट पॉइंट तक फाइट करनी है, आप ये आपका मेन मोटिव ये है। तो थैंक यू जी सर, सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आई होप आपको आपकी ड्रीम जॉब जल्दी मिले। जय हिंद, जय भारत। होप सो।